मैं शिवांगी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट मंत्रा में। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बाल्यावस्था जो हमारी चाइल्डहुड स्टेज है, अध्ययन की दृष्टि से जो हमारी दूसरी स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसका समयकाल क्या होता है, और हमने देखा था कि बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल्यावस्था जो है हमारी अध्ययन की दृष्टि से हमारी जो दूसरी अवस्था है, इसमें जो बच्चा है, जो बालक है, उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, उसके शरीर में उसकी जो लंबाई चौड़ाई बढ़ना, उसका आकार बढ़ना, उसका भार बढ़ना, ये सारे परिवर्तन उसके अंदर किस प्रकार से होते हैं। ठीक है। अब देखिए, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ये जो हमारा शारीरिक विकास होता है, जो बालक का शारीरिक विकास होता है, ये मात्रात्मक होता है। कैसे होता है? मात्रात्मक होता है, मतलब क्वांटिटेटिव होता है, ना कि क्वालिटेटिव। और जो मानसिक विकास होता है वो बच्चों क्या होता है, वो गुणात्मक होता है, उसमें हमारे गुणों का विकास होता है। अब जो हमारा शारीरिक विकास है, इसमें हम मात्रा में उसे डिफाइन कर सकते हैं ना कि विकास को, कि कितना क्या विकास हुआ है। तो इसीलिए जो शारीरिक विकास होता है वो है मात्रात्मक होता है, और जो मानसिक विकास होता है वो गुणात्मक होता है। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि विकास किस प्रकार का होता है, तो विकास जो है वो शारीरिक और जो विकास है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। ठीक। अगर आपको जैसे क्वेश्चन मिल गया, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर हमसे पूछा गया कि शारीरिक विकास जो है वो कैसा होता है, तो जो हमारा शारीरिक विकास है वो हमेशा मात्रात्मक होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा गया कि मानसिक विकास कैसा होता है, तो मानसिक विकास जो है वो गुणात्मक होगा। और अगर पूछा गया विकास कैसा है, तो विकास किस प्रकार की प्रक्रिया, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक। तो आज हम देखते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, मतलब जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक उसमें किस किस प्रकार से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा पहला बिंदु क्या है, लंबाई। जो बालक है, शारीरिक विकास में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बालक की लंबाई। तो जो बालक जब नवजात शिशु होता है, तो जन्म के समय उसकी जो लंबाई हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताई थी कि जो उसकी लंबाई होती है वो 51 सेंटीमीटर होती है। बालक की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है। वही बालक जब 6 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, जब जन्म से 6 वर्ष की आयु तक का सफर तय करता है, तो उसकी लंबाई जो है वो बढ़कर 108 सेंटीमीटर हो जाती है। फिर हम बाल्यावस्था में देखेंगे कि बाल्यावस्था में वही बालक जो 6 वर्ष की आयु पर 108 सेंटीमीटर का था, तो जब वह 12 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसकी लंबाई 138 सेंटीमीटर हो जाती है। देखिए, हमने देखा था कि जो बालक है और बालिका है, उनकी लंबाई में, उनके भार में थोड़ा बहुत छोटा मोटा अंतर पाया जाता है। तो देखिए, शैशवावस्था में क्या था, शैशवावस्था में था कि जो बालिका है उनकी जो लंबाई और भार है वो बालकों की अपेक्षा, बालकों की तुलना में कम होता है। फिर वही बालक और बालिका बाल्यावस्था में पहुंची आपकी, तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में जो बालिकाओं की लंबाई और भार होता है तो वो बालकों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। फिर जब वही बालक और बालिका किशोरावस्था में पहुंचते हैं, मतलब आगे जब हम किशोरावस्था पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगी कि वही बालक और बालिका जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो क्या होता है, तब फिर से शैशवावस्था वाली कंडीशन अप्लाई होती है। कैसे? कि तब फिर से बालकों की जो लंबाई है, बालकों का जो भार है वो बालिकाओं से अधिक हो जाता है। तो देखिए, अगर 12 वर्ष की आयु में जो बालक है उसकी लंबाई 138 सेंटीमीटर है, तो वहीं पर बालिकाओं की जो लंबाई है वो 138.5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्या है, भार। देखिए, भार जब बालक है, जो बालक 6 वर्ष की आयु में था तब उसका भार 16 किलोग्राम था। जब वही बालक शैशवावस्था में था, जन्म के समय उसका भार 7 पौंड यानी कि 3.2 किलोग्राम था। अब वही बालक जब बाल्यावस्था की स्टेज के अंत तक पहुंचता है, तब उसका भार कितना हो जाता है, 28.5 किलोग्राम। और वहीं पर बालिकाओं का जो भार है वो
मतलब 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें 10 किलोग्राम का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क का भार, जब बालक का जन्म हुआ था, जन्म के समय जब बालक था उसके मस्तिष्क का भार 350 ग्राम था। वही बालक जब शैशवावस्था की अंत तक पहुंचता है तो उसका जो मस्तिष्क का भार है वो 1200 ग्राम या 1250 ग्राम हो जाता है। अब जब बाल्यावस्था में बालक है, बाल्यावस्था का जो है वो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के दौरान जो बालक है उसके मस्तिष्क का भार 1300 से 1350 ग्राम तक हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, हड्डियां। जो हमारा अगला बिंदु है वो है हड्डियां। जो हड्डियों की संख्या हमने देखी थी शैशवावस्था में 270 रहती है। फिर हम शैशवावस्था से बाल्यावस्था के प्रारंभ तक पहुंचे थे, मतलब 6 वर्ष तक पहुंचे थे। जन्म के समय 270 थी, 6 वर्ष के समय भी 270 थी। लेकिन अब जब बाल्यावस्था में बच्चा है तो बाल्यावस्था में उसकी हड्डियों की जो संख्या है वो बढ़कर 350 हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए जब बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर अस्थिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अस्थिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मदद से हड्डियां जो है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, हड्डियों में मजबूत बना जाता है। ठीक तभी वो हड्डियां जो है वो आपस में मिलकर मजबूत हो जाती हैं, तभी उनकी संख्या बढ़ जाती है। अब देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आए, यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि जब मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं उनमें लचीलापन कब पाया जाता है, उनमें लचीलापन कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए हड्डियों में जो लचीलापन है वो आपका पाया जाता है शैशवावस्था में। कैसे, कि आपने देखा होगा, आपके घरों में बालक रहे होंगे, आपने बच्चों को देखा होगा, तो जब बालक शैशवावस्था में होता है, जब बिस्तर पर सो रहा होता है, चल फिर नहीं पाता है, तब क्या होता है, अधिकांश जो बच्चे हैं ज़्यादातर वो बिस्तर से गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं। लेकिन फिर भी गिरने के बावजूद भी उनकी जो हड्डियां वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती हैं, कोई तो कारण होगा ना। देखिए वो हड्डियां जो है वो इसलिए नहीं टूटती क्योंकि उस समय जो हड्डियों में लचीलापन पाया जाता है कि बेड से गिरने पर उनकी हड्डी पर दाब पड़ा, तो वो हड्डी वहां से ऐसे करके झुक जाती है, फिर वापस पुनः अपने स्थान पर ऐसे हो जाती है, मतलब लच जाती है, उनमें लचीलापन पाया जाता है। लेकिन वहीं जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचा तब वो बच्चा अगर गिर जाएगा तो उसकी हड्डी टूट सकती है। क्यों, क्योंकि उनकी हड्डियों में तब तक मजबूती आने लगती है, तब फ्रैक्चर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं हम पेड़ों का। देखिए आंधी आती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो जो पेड़ लचीली किस्म के होते हैं तो उन पेड़ों का क्या होता है, वो हवा के साथ साथ जब उन पर हवा का दाब पड़ता है तो वो झुक जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरे पेड़ ले लीजिए जो सीधे खड़े रहते हैं, जिनमें मजबूती होती है, तो उनका क्या होता है, अगर उन पर अधिक दाब हवा डालती है तो क्या हो जाता है, वो टूट जाते हैं। तो ऐसे ही इस बात से क्लियर होना है कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में लचीलापन पाया जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन मिलता है कि हड्डियों में लचीलापन किस अवस्था में पाया जाता है, तो वो है आपकी शैशवावस्था। नेक्स्ट क्या है, मांसपेशियां। मांसपेशियों का जो भार है, हमने अभी शैशवावस्था में क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में, शैशवावस्था में हमने मांसपेशियों का भार पढ़ा था कि जो हमारे संपूर्ण शरीर का भार है उसका 23%, मतलब अगर हमारे शरीर का भार है 100 किलोग्राम तो हमारी मांसपेशियों का भार होगा 23 किलोग्राम। अब वहीं जब बच्चा बाल्यावस्था में है, जब 12 वर्ष तक हो जा रहा है वो, तो उनकी मांसपेशियों का भार कितना होगा, संपूर्ण भार का 33%। मतलब अगर शरीर का भार जो है वो 100 किलोग्राम है तो मांसपेशियों का भार 33 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट धड़कन। देखिए धड़कन जो थी बच्चे की वो अनियमित 150 बार पर मिनट थी शैशवावस्था में। अनियमित थी, हम उसे मतलब नियमित नहीं थी कि एक टाइम पर फिक्स नहीं थी कि हाँ इतनी है तो इतनी ही रहेगी, बदलती रह रही थी। तो वही धड़कन जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष के दौरान क्या होता है, वो 85 बार पर मिनट हो जाती है, 85 बार, मतलब 1 मिनट में 85 बार धड़कती है। नेक्स्ट दांत। देखिए जो दांत थे आपके
आयु तक 20 दांत निकल आते हैं बच्चे के, जो कि अस्थायी होते हैं, मतलब दूध के दांत होते हैं। वही दांत टूटने के बाद जब बच्चा 12 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तब तक उसके 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। ठीक है, 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट क्या है, यौन अंगों का विकास। देखिए यौन अंगों का विकास जो है, वो बाल्यावस्था में बहुत तेजी से होता है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि जो यौन अंगों का विकास है कौन सी अवस्था में तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है, तो कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में यौन अंगों का विकास जो है बहुत ही तीव्रता से होता है। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, मुखाकृति में परिवर्तन। मतलब मुखाकृति में परिवर्तन कैसे, कि जब बच्चा शैशवावस्था में था तो उसके चेहरे पर मासूमियत, भोलापन होता है, भोलापन झलकता है। लेकिन जब वही बच्चा 6 वर्ष के आगे, मतलब जब तक 12 वर्ष की आयु तक जब पहुंचे रहता है, वो 10-11 साल का जब होता है, तो उसके चेहरे से जो है वो भोलापन समाप्त हो जाता है। उनका जो चेहरा है वो अपने असली बनावट में आ जाता है, कि जिस प्रकार का उनकी मुखाकृति होगी, अपनी मुखाकृति को वो ग्रहण करने लगता है, अपनी जो उनकी शेप होती है वो उसी शेप में आ जाता है। उनके साथ उनके जो चेहरे का भोलापन होता है, मासूमियत होती है, वो खत्म हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक, ये तो था बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, कि बाल्यावस्था में शरीर का विकास कैसे होता है। ठीक, उसमें हमने देखा था कि लंबाई में कितना विकास हुआ, भार में कितना विकास हुआ, शैशवावस्था में बच्चा कितना था, बाल्यावस्था में कितना था। अब आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे उपनाम, मतलब बाल्यावस्था के उपनाम। जो बाल्यावस्था है उसको हम और किन किन नामों से जानते हैं। ठीक, तो पहला आपका है जीवन का अनोखा काल। ये किसने कहा है, कोल एवं ब्रूस ने। तो ये क्यों कहा है इन्होंने जीवन का अनोखा काल। देखिए इस एज में क्या होता है, इस एज में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, समाज के संपर्क में आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, मतलब बहुत सी जो घटनाएं उसके अंदर अनोखी घटित होती। तो इसीलिए कोल एवं ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है इसे। नेक्स्ट क्या है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। जब बालक बाल्यावस्था में होता है हमारा, तो उसके अंदर बहुत सारे नए नए संवेग जन्म लेते हैं। जब हम आगे संवेग टॉपिक पढ़ेंगे, इमोशंस पढ़ेंगे, कौन कौन से इमोशंस होते हैं, क्रोध करना, हंसना, रोना, ये जो सारे इमोशंस होते हैं, दया का भाव है, ये सारे इमोशंस होते हैं। लेकिन दया का भाव यहाँ पे नहीं है। बाल्यावस्था में कौन कौन से इमोशंस का विकास होता है वो हम इमोशन में पढ़ेंगे। तो देखिए संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल भी किसने कहा है, कोल एवं ब्रूस ने ही कहा है। नेक्स्ट क्या है, खेलने की आयु। अब देखिए खेलने की आयु जो है वो इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि इस एज में बच्चा खेलता है, बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, इंडोर गेम्स भी खेलता है, आउटडोर गेम्स भी खेलता है, समूह के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, ग्रुप में खेलता है, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता है। तो खेलने की आयु। और देखिए यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने आपको बताया खिलौने की आयु। खिलौने की आयु और खेलने की आयु में अंतर है। खिलौने की आयु किसे कहा गया है, खिलौने की आयु शैशवावस्था को कहा गया है, और जबकि खेलने की आयु जो है वो बाल्यावस्था को कहा गया है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि जो खेलने की आयु है वो बाल्यावस्था है हमारी, और जो खिलौने की आयु है वो शैशवावस्था है। नेक्स्ट विद्यालय में प्रवेश की आयु। देखिए जब बच्चा, अब आजकल को आज के हिसाब से तो नहीं देख रहे हैं हम, आज के हिसाब में क्या बच्चा होता है, बच्चा अगर 3 साल का हो गया, 3 साल क्रॉस कर गया, तो माता पिता उसे विद्यालय भेज देते हैं। लेकिन ये जो हम अध्ययन करते हैं ये हम पहले के हिसाब से करते हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है हम उनके अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले क्या होता था, बच्चा जब बाल्यावस्था में आता था तब वो विद्यालय जाना प्रारंभ करता था, तो इसीलिए बाल्यावस्था को विद्यालय में प्रवेश की आयु कहा गया है। नेक्स्ट वास्तविक जीवन में प्रवेश की आयु। वास्तविक जीवन में प्रवेश की आयु मतलब कि बाल्यावस्था से ही जो बालक है उसका वास्तविक जीवन प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है, क्योंकि जब शैशवावस्था में बच्चा है तो वो अपने परिवार में ही रहता है, अपने घर में ही रहता है, माता पिता हो गए,
दादा दादी हो गए, भाई बहन हो गए, इनके बीच ही रहता है। लेकिन जो हमारा वास्तविक जीवन है, वास्तविक जगत है, जो हमारा समाज है, इसमें प्रवेश वो बाल्यावस्था में करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो बाल्यावस्था है वो वास्तविक जीवन में प्रवेश की आयु है। नेक्स्ट, मिथ्या परिपक्वता की आयु। इस शैशवावस्था में बालक झूठ बोलता है? नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि ये सच बोलने से हमें ये नुकसान होगा, ये सच बोलने से हमें ये नुकसान होगा। तो बच्चा बाल्यावस्था आता है तो मिथ्या परिपक्वता, वो जो झूठ है वो झूठ तो बोलता है पहले भी, लेकिन जो झूठ है वो बहुत ही परिपक्व ढंग से बोलता है कि हम उसका झूठ पहचान ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? संचय काल व परिपाक काल। हमने देखा था ना कि पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल क्यों कहते हैं और परिपाक काल मतलब उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल क्यों कहते हैं? संचय काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चा अधिक से अधिक, बाल्यावस्था में बच्चा अधिक से अधिक सूचनाओं का संग्रह करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करता है। और परिपाक काल क्योंकि बाल्यावस्था जब तक पूर्ण होती है, बाल्यावस्था के अंत तक बच्चा परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट, गंदी अवस्था, डर्टी एज। देखिए, खेलने की आयु, इसे आप गेम एज भी कह सकते हैं। आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वहां पे खेलने की आयु नहीं लिखा होगा, गेम एज लिखा होगा। ऐसे ही ये जो गंदी अवस्था, डर्टी एज। अब देखिए गंदी अवस्था क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाँ बाल्यावस्था में कोई गंदे काम करने लगता है या और कुछ, कोई आप इसका नेगेटिव सेंस मत निकालिएगा। जो गंदी अवस्था है वो इसे क्यों कहते हैं? देखिए, जो बालक है वो बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में वो मिट्टी में खेलता है, घर के बाहर जाके खेलता है, बहुत सी चीज़ों के साथ खेलता है। तो इससे क्या होता है, वो उसके हाथ पैर गंदे, उसके जो कपड़े हैं वो गंदे मैले से होने लगते हैं। तो इसीलिए इसको डर्टी एज मतलब गंदी अवस्था कहा गया है। नेक्स्ट आपका टोली या समूह की आयु। देखिए, टोली या समूह की आयु क्यों कहा गया है? अब हमने विशेषताओं में देखा था ना कि सामूहिकता की भावना आने लगती है, बच्चा जो है वो ग्रुप में रहना पसंद करने लगता है। जब विद्यालय जाता है तो उसे उसके एज के फ्रेंड्स मिलते हैं, तो वो उनके साथ रहना, खाना, खेलना पसंद करता है। तो टोली या समूह की आयु, इसे हम क्या कहते हैं? गैंग एज। इसे हम इंग्लिश में गैंग एज कहते हैं। आपको ऑप्शन में गैंग एज भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट, अकारण घूमने की आयु मतलब निरुद्देश्य, मतलब हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी घूमे जा रहे हैं। कोई कारण नहीं है, कोई काम नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम घूमे जा रहे हैं। तो ये जो विशेषता है ये बाल्यावस्था में पाई जाती है, तो इसीलिए इसे अकारण घूमने की आयु कहा गया है। नेक्स्ट क्या है? जीवन का निर्माणी काल। देखिए, जीवन का निर्माणी काल हमने देखा था ना कि इसमें जो बच्चा है वो रचनात्मक कार्य करना सीखता है बाल्यावस्था में। तो इसीलिए जो जीवन का निर्माणी काल जो है वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसमें बच्चा नई नई चीज़ों का निर्माण करना सीखता है। इसका अध्ययन किसने किया है? इसका अध्ययन सिगमंड फ्रायड ने किया है। सिगमंड फ्रायड ने और किस चीज़ का अध्ययन किया है कि काम प्रवृत्ति, जो बालक है, बालक में काम प्रवृत्ति कौन सी एज में प्रबल होती है, कौन सी एज में कम होती है, कौन सी एज में इसकी सुसुप्तता पाई जाती है। तो इसका अध्ययन भी सिगमंड फ्रायड ने किया है। सिगमंड फ्रायड ने ये काम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और हमें क्या बताया है, कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया है उन्होंने। ठीक है, अब देखिए, मैं डेली यहाँ पर आती हूँ, आपके लिए लेक्चर लेके आती हूँ, आपसे बोल के भी जाती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मैं आज फिर से उसी बात को दोहराऊंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आती हो तो आप लाइक करिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए क्या है, ये हमारे जो ग्रेट मंत्रा एकेडमी है, इस पर आप कोई भी शिक्षक आएंगे, कोई भी शिक्षिका आएंगी, तो वो आपका जो पूरा कोर्स है वो संपूर्ण कोर्स कराएंगे आपका, ये हम आपसे वादा करते हैं। देखिए, आप जो वीडियो है इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो बच्चे किसी मतलब आर्थिक समस्या की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से ऑफलाइन कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, उसकी फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपके शेयर करने से क्या होगा, आपके शेयर करने से उन तक भी ये सारी वीडियोस पहुंचेंगी, तो उनका जो है बहुत बड़ा योगदान हो पाएगा। जो हमने मुहिम छेड़ी है, जो हमने मुद्दा उठाया है, जो
बच्चों के लिए, तो उनका भी फायदा होगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।